हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलभ धीमान और आप देख रहे हैं सुलभ हैक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन को द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या ग्लोबल वॉर आदि नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि ये लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और अगले 60 से 70 वर्षों तक कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा। किंतु इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर वन रख दिया गया। वर्ल्ड वॉर इसलिए क्योंकि इसमें दुनिया के कई देश आपस में लड़े और कई जाने गई। ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि इस विश्व युद्ध में लड़ी थी। ये युद्ध दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, जिनमें से एक था अलाइड पावर्स, इसके सदस्य थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए, और दूसरी ओर था सेंट्रल पावर्स। इस ग्रुप के सदस्य थे जर्मनी, ऑटमन एम्पायर जहां आज टर्की स्थित है, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जहां आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इससे पहले हम बात करें इनके कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में, हम बात करेंगे मुख्य अलाइंसेस यानी संधियों के बारे में, जो कि आपको बाद में समझने के लिए हेल्प करेंगी। अपनी पावर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुप्त समझौते कर लिए। किसी दूसरे देश को इस बात का पता नहीं था कि इन देशों के बीच में अलाइंसेस यानी समझौते हैं। इनमें से मुख्य समझौते हैं नंबर 1 ट्रिपल अलायंस। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में 1882 ईस्वी में हुआ था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इनमें से किसी एक पर हमला करता है तो तीनों मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2 ट्रिपल एंटॉन्ट। ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। पहले 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस का एक समझौता हुआ जिसे एंटॉन्ट कोर्डियाल कहते हैं, और 1907 में जब रशिया का समझौता इनसे हुआ तो ये ट्रिपल एंटॉन्ट बन गया। बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले पर है अलायंसेस यानी संधियाँ। हम अभी इनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके कारण भी कई देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया। नंबर 2 पर है मिलिट्रिज्म। हर देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टैंक, मशीन गन्स और बड़ी और अधिक शक्तिशाली सेना व जहाज बनाने की दौड़ में लगे थे। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। इसी दौड़ में अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और ये वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बना। नंबर 3 पर है इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। साधारण शब्दों में कहें तो उस समय के पश्चिमी यूरोप के देश चाहते थे कि वह दूसरे देशों पर अपना राज करके अपनी मैन पावर यानी आर्मी और सभी रिसोर्सेज को बढ़ाएं। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे था, जिसने भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। एक समय में तो ब्रिटेन 25% दुनिया पर अपना राज कर चुका था। इसमें सभी यूरोपियन देशों ने अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि ये एरिया में काफ़ी बड़ा था। डेथ ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड 28 जून 1914। इस घटना का वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा संबंध है। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे और बाद में राजा बनने वाले थे। एक बार ये ऑस्ट्रिया हंगरी के साराजेवो नाम के शहर में एक टूर पर आए थे। साराजेवो शहर अब बोस्निया में है। यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब प्रिंस की मौत के बाद लोग भड़क उठे और सर्बिया को धमकी देने लगे, क्योंकि सर्बिया बोस्निया के पास का एक देश है जहाँ के अधिकारियों ने बोस्निया के प्रिंस को मरवाकर बोस्निया को आज़ाद करवाने की साजिश रची थी। जुलाई क्राइसिस। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बिना युद्ध किए सर्बिया को अपने हवाले होने के लिए कहा। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों देशों में स्लाविक लोग रहते थे और रशिया पहले से ही इस बात में इंटरफेयर करना चाहता था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी क्योंकि इन दोनों में 1882 ईस्वी में एक संधि हुई थी, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही शुरुआत में बात कर चुके हैं। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं क्योंकि
ये सब 28 जून को प्रिंस की मौत के बाद जुलाई महीने में हुआ था। वॉर डिक्लेयर्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसके बाद रशिया ने जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि रशिया और फ्रांस ने भी एक संधि की थी जो थी ट्रिपल एंटॉन। अगर आपको याद हो तो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। पर इटली, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ एक संधि में बंधा हुआ था, उसने ये कहकर अपना दल बदल लिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हुआ था, ना कि अटैक करने के लिए। और युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों से ही ट्रिपल एंटॉन की ओर से लड़ना शुरू कर दिया। अब जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया, क्योंकि रशिया की आर्मी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे और वे फ्रांस को पहले रास्ते से हटाना चाहते थे, बाद में वे रशिया पर अटैक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रूट चुना और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के रास्ते घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी 1939 में एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन को की रक्षा करनी थी। इसलिए अब ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद करने के लिए भेज दिया। जर्मनी फ्रांस में घुसने में तो सफल हुआ, लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया। और दूसरी ओर ईस्ट में जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सैनिकों को मारकर उसे पछाड़ दिया। उसके बाद ऑटमन एम्पायर ने रशिया पर 29 अक्टूबर 1914 में अटैक किया, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसका दूसरा कारण ये भी है कि रशिया जिस समुद्री रूट से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो ऑटमन एम्पायर के पास डार्डेनल स्टेट्स की ओर से जाता था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये रूट रशिया का मेन ट्रेड रूट है। तो रशिया चाहता था कि ऑटमन एम्पायर उसके रास्ते में कोई बाधा ना डाले, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतरे। उसके बाद ऑटमन एम्पायर ने स्यूज़ कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया जोड़ने वाली ये एक मुख्य कड़ी थी। हालांकि बाद में इसे बचा लिया गया। लगभग 3 साल तक न जर्मनी आगे बढ़ा न फ्रांस। उस समय लड़ाई ट्रेंचेस में होती थी। ये ज़मीन के अंदर निकाली गई नालियों जैसी जगहें होती हैं जहां सैनिक गोलियां चलाते हैं, और ये डिफेंस में भी काफ़ी काम आती है। सैनिक अपना बहुत सारा समय यहीं पर गुजारते थे। बैटल ऑफ सोम ये 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चला। इसमें अलाइड पावर्स के एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर ब्रिटेन के थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज़ पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज़ पर हमला कर दिया। जापान युद्ध में ब्रिटेन और उसके बीच हुई एक संधि के कारण कूद पड़ा। ब्लैक सी में ऑटमन शिप्स ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। टर्की यानी ऑटमन एम्पायर के गैलीपोली शहर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आर्मी ने हमला कर दिया। इस आर्मी को एंजैक भी कहते हैं, पर इसे पूरी सफलता नहीं मिली। जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वार शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जर्मनी की बनाई गई सबमरीन्स ने अलाइड शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सबमरीन्स को यू बोट्स भी कहा जाता था। अमेरिका एंटर्स इन वॉर। पहले तो जर्मनी अलाइड शिप्स पर ही अटैक करता था, लेकिन बाद में जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें आम लोग अमेरिका से यूरोप जाते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी ही एक बोट में मौत हो गई। इसलिए अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी वार को ज्वाइन किया, क्योंकि अमेरिका के बहुत से लोग इस अटैक में मारे गए थे। एंडिंग ऑफ वॉर। अब यूएसए अपने लगातार 10,000 सैनिक रोज़ ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था, और दूसरी ओर रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक गवर्नमेंट बनी फरवरी 1917 में।
कुछ समय बाद अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई, जिसमें लेनिन नाम के एक नेता ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफ लड़ाई चल रही थी, यानी ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ खड़ा था, जिसके पास बहुत सारी सेना और रिसोर्सेज थे। अब अंत में अलाइड पावर्स की आर्मी ने हर तरफ से हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया और 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी के युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा लिए। अगले साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस फाइनल हुआ। इसके अकॉर्डिंग बहुत सी इसकी शर्तें थी, जिसमें जर्मनी को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी को बहुत सारा फ़ाइन देना पड़ा। जर्मनी बहुत सालों तक ये फ़ाइन ख़त्म नहीं कर पाया। अभी 2010 में जर्मनी इस फ़ाइन को चुका पाया है और बहुत सी कंट्रीज़ पे बहुत सारा कर्जा आ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब बात करते हैं रिज़ल्ट्स की। बहुत से एम्पायर्स ख़त्म हुए, जैसे जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। नंबर 2, बहुत से नए देश बने, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, यूगोस्लाविया और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम के अंडर आती थी। इसके अलावा पोलैंड, इंग्लैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया जैसी बहुत सी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई। नंबर 3, लड़ाई के दौरान 17 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 4, कई बीमारियां फैलने के बाद इससे 50 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 5, मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई देश उधार में चले गए। नंबर 7, जर्मन कॉलोनीज़ अब ब्रिटिश और फ्रांस की हो गई। नंबर 8, यूएसए इंटरनेशनल पावर बनने वाला था। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। भारत उस समय ब्रिटिश कॉलोनी था, तो लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश की ओर से लड़े। लगभग 50,000 सैनिक मारे गए और इसके लिए ही इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।